सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपसे रूबरू हो रहे हैं भाजपा के जनसंघ के जमाने के वरिष्ठ नेता करण सिंह परमार। करण सिंह परमार ने सालों तक भाजपा और जनसंघ की सेवा की, लेकिन जब नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका आया तो उनके साथ राजनीति हो गई। उन्होंने अपने दर्द को सीटीवी के साथ साझा किया और बताया कि वे अब भी हकदार हैं और नीमच में जब भी उनको हक मिलेगा वे अपना हक लेकर रहेंगे। देखिए पूरा कार्यक्रम सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। नमस्कार नीमच, सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम पहुंचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री करण सिंह परमार के निवास पर। आज उनसे जानेंगे कि वे भाजपा में लंबे समय से रहे और लगातार सेवा करते रहे, लेकिन जब अवसर आया तो उनके साथ उपेक्षा की गई। आखिर क्या रहे कारण कि यह स्थिति बनी, और साथ ही उनका एक योगदान भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं बल्कि जनसंघ के जमाने से। स्वर्गीय लालाराम जी परमार साहब जो नीमच में संघ के प्रचारक रहे, उन्होंने नीमच में भाजपा की एक जमी तैयार की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ ही खुमान सिंह शिवाजी और लक्ष्मी नारायण पांडे के साथ कार्य करते हुए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उसी संघर्ष को आगे बढ़ाया करण सिंह परमार ने। कभी पद की लालसा नहीं रखी, लेकिन जब पद देने का मौका आया तो उनके साथ छल किया गया। आखिर क्यों हुआ ऐसा, पूछते हैं। भाई साहब, सीटीवी में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम है सुबह सवेरे। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाजपा का हो या जनसंघ हो, आपका परिवार पूरी तरह से समर्पित रहा है। कभी पद की लालसा नहीं रखी, कभी संगठन में भी कोई पद नहीं लिया, लेकिन जब अवसर आया तो इस तरह की राजनीति एक समर्पित कार्यकर्ता के साथ कैसे हुई? देखिए सोन जी, मैं एक बात बताऊं आपको। पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा सवेरे सवेरे कार्यक्रम में आप पधारे हैं मेरे निवास पर। जी। जीवन की एक संघर्ष और उसके एक बलदेवी पर मेरा परिवार चढ़ा। जी। अंग्रेजों का शासन था। जी। 1941 के अंदर चूंकि पिताजी, मेरे दादाजी मेजर हुआ करते थे, पिताजी अंग्रेजों के समय बंदूक लेकर के निकल गए कि राष्ट्रप्रेम उनके जाग गया, और वो 1941 के अंदर नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर निकले। और मैं इस बात का गर्व करता हूं कि मैं उस परिवार का व्यक्ति हूं, उस परिवार का बेटा हूं कि मेरे पिताजी मध्य भारत प्रांत के सबसे पहले 1941 में देश की आजादी के पहले के प्रचारक आए। सबसे पहले वो धार आए, फिर रतलाम आए और मंदसौर जिले के सबसे पहले जिला प्रचारक बने। और उन्होंने अपना ये कार्य क्षेत्र बड़ा किया और इतना बड़ा किया कि मध्य भारत प्रांत में उन्होंने 23 संघ के विस्तारक निकाले, जिनमें सुंदरलाल जी पटवा, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, खुमान सिंह जी शिवाजी, जगदीश भाई खंडेलवाल, ऐसे अनेक नाम में गिना सकता हूं, जिनको उन्होंने संघ की विस्तारक योजना में लाकर खड़ा किया। और फिर वो जनसंघ और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी, और इस ताकत के साथ इस जिले ने 2 मुख्यमंत्री दिए। अच्छा, ये आपका जैसा कि बाबूजी का इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा, उनके बाद के लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, और आपका जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा। तो राजनीति को आपने उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए था, क्योंकि संघ में समर्पण की भावना सिखाई जाती है, संगठन की भावना सिखाई जाती है, लेकिन संघ में आप भी रहे, संघ में दूसरे भी लोग रहे, तो वो लोग तो बहुत आगे निकल गए राजनीति में, आप लोग पीछे रहे। देखिए, राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण थी, ये एक पारिवारिक व्यवस्था मेरे पिताजी के और मेरे जीवन में आई। हमने कुछ मांगा नहीं। और एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगा। ठाकरे जी तो मेरे पिताजी के बाद इस क्षेत्र के अंदर आए। जब ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब मेरे कुछ मित्रों ने कहा, जब माननीय शिवाजी विधायक थे, तब
मुझसे कहा गया, मित्रों ने पिताजी से कहो कि आपको विधायक के लिए वो हक रही से बोल दें और आपको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। मगर पिताजी के पास जब गए तो पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि अगर ये राष्ट्र धर्म निर्वाह है और इसे आगे बढ़ना है तो मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। नहीं तो चाहते पिताजी, और आज की जो समय निकल रहा है, चाहते तो ठाकरे जी से बोल देते और मैं आज से कम 5 बार से पहले का विधायक होगा। ये मैंने देखा कि मंदसौर विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब भी डॉक्टर पांडे के साथ रहे, वो भी विधायक प्रतिनिधि रहे, सांसद प्रतिनिधि रहे, आप भी डॉक्टर पांडे के साथ रहे, और यशपाल सिंह जी ने नगर पालिका अध्यक्ष रह लिए, 3 बार के वो विधायक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन सांसद पांडे जी जैसे कद्दावर नेता के साथ रहने के बावजूद भी आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा व्यक्त नहीं की, या ये कहें कि आपको उस तरह का अवसर नहीं मिला? नहीं, अवसर वाली बात तो नहीं है, क्योंकि मैंने और मेरे पिताजी से जो सीखा कि लोगों को आगे बढ़ाओ। मैं माननीय जगदीश जी देवड़ा जो आज वित्त मंत्री हैं, उनको मंडल महामंत्री से रामपुरा से लेकर के आया। मुझे बड़ा मजा आया कि काम करने वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। प्रहलाद बंदुआर जो आज बीच में नहीं है, ऐसे असंख्य कार्यकर्ता उस अविभाजित मंदसौर जिले में निकाले, और इसलिए निकाले कि ये लोग काम करें। मेरे को तो जो कुछ मिलना है इनको मिला तो मुझे लगेगा कि मैं बन गया, और इसलिए मैं उनको आगे बढ़ाता रहा। इस बार देखा कि कम से कम आपको भाजपा और संघ में करीब 40-50 साल हो गए, और एक अवसर ऐसा आया कि नगर पालिका के चुनाव हुए, आपके घर से भाभी जी चुनाव लड़ी, और यह तय माना जा रहा था कि नगर पालिका अध्यक्ष वही बनेंगी। लेकिन ऐन वक्त पे ऐसी आपके साथ राजनीति होगी, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। भाई जो कुछ है वो सोनजी आपकी नज़रों में है, और जो कुछ हुआ वो भी आपकी नज़रों में है। अब मैं इस चीज़ को दोहराऊं वो भी ठीक नहीं, मगर पार्टी का जो निर्णय है वो मैंने शुरूदारी भी किया है। अब वो दीनदयाल जी का महामंत्र है चरेवेती चरेवेती, तो उस दृष्टि से मैं चल रहा हूँ, और जहाँ भी पार्टी अवसर और आगे मौका देगी ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैंने पार्टी से कुछ मिला नहीं। अगर आप मेरे घर से बनी है तो वो भी एक पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी के परिवार से निकल करके आई है, वो बनी है। और कहा जाता है कि मेहनत कर जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, अब खेत नहीं खलियान नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष किया गया, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर भी शायद उन लोगों को जो आपके विरोधी वो सहन नहीं कर पा रहे, कार्यालय मिलने में लेट लतीफी हुई, दूसरी चीज के अधिकार क्षेत्र भी बहुत सीमित कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता सोनजी कि वो अधिकार क्षेत्र कम करेंगे नहीं करेंगे। मेरा कार्य है करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहां पर बैठने से इस नीमच का विकास मैं कर सकूंगा, और मैं 40 के 40 पार्षदों को लेकर के हम चल सकेंगे। इसलिए मैंने हाँ भरी की, क्योंकि नीमच की स्थिति जो है वो आपके सामने है, और हम चाहते हैं कि अगर प्रदेश के अंदर और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और अगर केंद्र और प्रदेश सरकार विकास के लिए अपना मुंह खोलती है, तो उसके लिए हर तरह से कार्य क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, और उसके लिए जितना सहयोग उपाध्यक्ष के नाते मेरे घर से होगा वो मेरी श्रीमती जी करेगी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि स्वाति चोपड़ा नगर पालिका अध्यक्ष तो केवल नाम मात्र हैं। उनके ससुर संतोष जी चोपड़ा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जमीनों का काम है। तो कहीं ना कहीं ये माहौल बन रहा है, या पहले से बनाया हुआ है, या ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जमीनों के खेल होंगे। लोगों में एक डर है कि सालों से हमने देखा नीमच में कोई एक कॉलोनी नहीं कटी है, मतलब आज से इसकी नंबर चौथी 36 को विकसित हुए करीब 25-30 साल हो गए, उसके बाद नगर पालिका की कोई कॉलोनी नहीं है। ऐसे में जमीनों के खेल को लेकर शहर में बड़ी चर्चा है कि संतोष जी आ गए हैं तो अब नीमच की जमीनों की बंदरबाट होना तय है। तो इस चीज को कैसे दूर करेंगे, क्या रहेगा मामला, ये जो आरोप और जो माहौल बना है इसको कैसे दूर करेंगे? भाई, मैं इस चीज को नहीं मानता कि संतोष जी ऐसा खेल करेंगे। कारण क्या है कि वो मेरा पुराना मित्र है, और उसकी भी सोच नीमच के विकास की है। आज अगर
स्वाति बनी है तो वो जिस तरह उस परिवार की बहू है वो मेरी भी परिवार की बहू है, मगर नीमच में सबको साथ लेकर चलने के उद्देश्य से भाई चाहे संतोष हो चाहे हम हो और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हो, मैंने तो यहाँ तक किया कि मैं जब वहाँ पर चेंबर के अंदर पहुंचा और बैठा तो कांग्रेस के 14 महिला पार्षद वहां पर आए जिनका हम लोगों ने स्वागत किया। 40 में से 38 दो कारणों से नहीं आ सके, कुछ बीमार थे, बाकी 40 के 40 पार्षदों की उपस्थिति रही। उससे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति पार्षद बन गया, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो नीमच की विकास के लिए अग्रसर है और वो सब मिलकर के काम करेंगे। मुझे जो ऐसा लगा किया गया, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर भी शायद उन लोगों को जो आपके विरोधी वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। कार्यालय मिलने में लेट लतीफी हुई, दूसरी चीज के अधिकार क्षेत्र भी बहुत सीमित कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता सोन जी कि वो अधिकार क्षेत्र कम करेंगे नहीं करेंगे। मेरा कार्य है करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहां पर बैठने से इस नीमच का विकास मैं कर सकूंगा और मैं 40 के 40 पार्षदों को लेकर के हम चल सकेंगे। इसलिए मैंने हाँ भरी की, क्योंकि नीमच की स्थिति जो है वो आपके सामने है और हम चाहते हैं कि अगर प्रदेश के अंदर और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अगर केंद्र और प्रदेश सरकार विकास के लिए अपना मुंह खोलती है तो उसके लिए हर तरह से कार्य क्षेत्र के अंदर होना चाहिए और उसके लिए जितना सहयोग उपाध्यक्ष के नाते मेरे घर से होगा वो मेरी श्रीमती जी करेंगी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि स्वाति चोपड़ा नगर पालिका अध्यक्ष तो केवल नाम मात्र हैं। उनके ससुर संतोष जी चोपड़ा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जमीनों का काम है। तो कहीं ना कहीं ये माहौल बन रहा है या पहले से बनाया हुआ है या ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जमीनों के खेल होंगे। लोगों में एक डर है कि सालों से हमने देखा नीमच में कोई एक कॉलोनी नहीं कटी है। मतलब आज से इसकी नंबर 34-36 को विकसित हुए करीब 25-30 साल हो गए, उसके बाद नगर पालिका की कोई कॉलोनी नहीं है। ऐसे में जमीनों के खेल को लेकर शहर में बड़ी चर्चा है कि संतोष जी आ गए हैं तो अब नीमच की जमीनों की बंदरबाट होना तय है। तो इस चीज को कैसे दूर करेंगे, क्या रहेगा मामला? ये जो आरोप और जो माहौल बना है इसको कैसे दूर करेंगे? भाई, मैं इस चीज को नहीं मानता कि संतोष जी ऐसा खेल करेंगे। कारण क्या है कि वो मेरा पुराना मित्र है और उसकी भी सोच नीमच के विकास की है। आज अगर स्वाति बनी है तो वो जिस तरह उस परिवार की बहू है वो मेरी भी परिवार की बहू है, मगर नीमच में सबको साथ लेकर चलने के उद्देश्य से भाई चाहे संतोष हो चाहे हम हो और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हो, मैंने तो यहाँ तक किया कि मैं जब वहाँ पर चेंबर के अंदर पहुंचा और बैठा तो कांग्रेस के 14 महिला पार्षद वहां पर आए जिनका हम लोगों ने स्वागत किया। 40 में से 38 दो कारणों से नहीं आ सके, कुछ बीमार थे, बाकी 40 के 40 पार्षदों की उपस्थिति रही। उससे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति पार्षद बन गया, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो नीमच की विकास के लिए अग्रसर है और वो सब मिलकर के काम करेंगे। मुझे जो ऐसा लगा। अच्छा, नीमच में जमीनें बहुत हैं, बंगला बगीचे में जमीन है, खेतों में जमीन है, बगीचों में जमीन है और इन जमीनों को लेकर भी लंबे समय से इशू विवाद चल रहा है। अभी व्यवस्थापन बोर्ड बना हुआ है, लेकिन हमने देखा कि बड़े शहर बहुत विकसित हो रहे हैं। इंदौर में आईडीए कॉलोनी काटती है, उज्जैन में यूडीए कॉलोनी काटती है, वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 35-40 साल से कोई कॉलोनी नहीं कटी है। निजी जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, निजी कॉलोनाइजर हावी हो रहे हैं। अगर नगर पालिका स्तर पे गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लिए एक नई विकसित कॉलोनी बनती है तो एक सौगात होगी। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसी कोई अपनी प्लानिंग है जिससे गरीबों को अपने घर का सपना साकार हो सके? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, इंदौर, उज्जैन और देश के अन्य नगरों में और नीमच में जमीन आसमान का फर्क है।
जहां जहां भी अंग्रेजों की छावनी रही, चाहे वो नसीराबाद रही हो, चाहे वो महू का मिलिट्री फोर्स रहा हो, चाहे नीमच की छावनी रही हो, चाहे आगरा की छावनी रही हो, इनमें बहुत फर्क आया। कारण क्या था कि अंग्रेज लोग जब यहाँ से गए तो उन्होंने एक कंटोनमेंट बोर्ड बना करके चले गए देश की आज़ादी के बाद। और मेरे स्वर्गीय नाना ओंकार सिंह जी चौहान, जिन्होंने घंटाघर का निर्माण किया, वो सबसे पहले कंटोनमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो मैंने जो सुना है और देखा है और जहाँ तक जानकारी मिली है कि जो ये बंगले जब दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, तो बंगला जो था वो एक निर्णायक व्यवस्था हो सकती है। आप काम करने वाले, मैं काम करने वाला हूं। बंगले का जब अंग्रेज गया तो उस व्यक्ति के नाम पर करके चला गया, दिया तो ठीक है, नहीं तो कि तेने मेरी सेवा की है, मैं तेरे को देके जाता हूं। मगर उसके बाद देश की आजादी के बाद जब कंटोनमेंट बोर्ड बना, हमारे जो जनप्रतिनिधि बने, उस वक्त उनको जो विचार करना था उन्होंने विचार नहीं किया। उसमें व्यवस्थापन ये आया कि बंगला तो उसको दे दिया, मगर खुली जमीन जो है वो आज भी कंटोनमेंट बोर्ड और वर्तमान नगर पालिका आपको बगीचे के लिए वो जगह दी है, चूंकि आपको बेचने के लिए नहीं। अब इस व्यवस्था पर आपसे बंगला मैंने खरीद लिया, मेरे से उन्होंने खरीद लिया और उसके बाद वो बिकता चला गया। मगर स्थिति परिस्थिति जो बनी वो आज भी ठीक नहीं है और उसके लिए पिछली परिषद ने भी प्रस्ताव भेजा है। और मैं तो जिस वार्ड से पार्षद मेरे घर से जीत के आई हैं, वहाँ सबसे ज्यादा बंगले हैं। और मैंने आज ही एक पत्र लिखा है जो आने वाली पहली बैठक के अंदर मैं प्रस्ताव भेज रहा हूँ, जिसके अंदर बंगला बगीचे समस्या और उसका सरलीकरण। अभी इसको लेकर एक व्यवस्थापन बोर्ड बना हुआ है, एसडीएम की अध्यक्षता में व्यवस्थापन बोर्ड समस्या सुन रहा है। और 5,000 के अंदर जितने प्लॉट है उनको रजिस्ट्री के अधिकार दे रहे, मालिकाना हक दे रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो जमीनें बंगलों में पड़ी हुई है, मैं कल ही गया तो मुझे पता चला कि वो भी गवर्नमेंट बेच रही है। वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो 5,000 के बजाय किसी का 8,000 है या 10,000 पे कब्जा है या 15,000 पे कब्जा है, तो उसे भी बेचने का प्रावधान हो गया। वो गाइडलाइन के अनुसार वो जमीनें बेची जा रही हैं। जब शासन जमीन बेच रहा है नगर पालिका की, तो ऐसी स्थिति में उन जमीनों पर नई कॉलोनी क्यों नहीं विकसित करते हैं आम लोगों के लिए? देखिए, मैंने तो जहाँ तक देखा है, जहाँ जहाँ बगीचे हैं वहाँ करीब करीब बगीचों में डेवलप हुए हैं। अब एक बगीचा आप इधर का देख लो जहाँ पर अटल गृह बन गया, ऐसे अन्य जगह भी बगीचों के व्यवस्थापन लगे हैं। मगर जहाँ जहाँ पर अपने यहाँ 60 बंगले हुआ करते हैं, और 60 बंगले के अंदर आप ये बताएं कि उस 60 बंगले के कैंपस में या उसके कोर्ट के अंदर कोई जगह है क्या? वो करीब करीब बेची जा चुकी है। मगर उसका व्यवस्थापन कैसे करना, उनकी रजिस्ट्री कैसे करना, उनको मालिकाना हक कैसे दिलाना, इसके लिए अगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बैठी है तो कांग्रेस का सहयोग हो, भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश के अंदर सरकार है। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि इस सत्र के अंदर हम इसकी निराकरण करें। नगर पालिका को चुनाव हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक परिषद की एक भी बैठक नहीं हो पाई है। समझ में नहीं आ रहा है परिषद की बैठक होगी या नहीं होगी। पार्षद लोगों में आक्रोश भी है कि शहर वैसे ही करीब 5 साल नहीं, सिक्का कार्यकाल खत्म हो गया, 2 साल ज्यादा हो गए और अभी तक बैठक नहीं हुई। आपने कोई पत्र लिखा है? नहीं, वो सबसे प्रस्ताव मंगाया जा रहा है और चर्चा भी है कि बैठक शीघ्र होने वाली है और मुझको लगता है कि 2-4 दिन के अंदर बैठक हो जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने प्रोग्राम किया पदग्रहण समारोह। हर जगह पूरे जिले में पदग्रहण के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी एक साथ पदग्रहण लगे, लेकिन यहाँ पे एकला चलो की नीति हावी रही। उस एकला चलो में कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत बड़ी उपेक्षा की गई। आप कार्यक्रम में भी नहीं दिखे और उसे सपरिग्रहण को परिग्रहण कराकर लोगों को समझा दिया गया। इस उपेक्षा पे क्या कहेंगे आप? नहीं सोन जी, मैं इसमें अब क्या कहूँ। ठीक है, उनकी जो व्यवस्था थी और उनको ऐसा लगा कि भाई अपन शपथ ग्रहण तो अब बाद में करेंगे, पहले अपन पदभार ग्रहण कर लें, तो हो सकता है उन्होंने तो इस तरह आपको पद देने में ये 1.5 महीने का टाइम क्यों लगा दिया?
नहीं, मैं भी थोड़ा वो क्या कहते हैं मुहूर्त देखने नहीं, ये मामला तो बहुत बड़ा उछला था। आपको प्रभारी मंत्री और कलेक्टर को कहना पड़ा कि मैं ना मेरे को अगर केबिन देने में भी बड़ी आनाकानी हुई, मतलब केबिन तक नहीं मिल पा रहा था, और आपको ये बोलना पड़ा कि मैं अगर 48 घंटे में नहीं दिया तो मैं ना धरना दूंगा। नहीं, मैं अब उसको किस ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मुझे नहीं मालूम। ये जरूर है कि प्रभारी मंत्री से मेरी बात हुई और प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर से भी कहा और उन्होंने कहा और वो केबिन भी मिला और केबिन भी बड़ा अच्छा है। केबिन भी मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आप तल मंजिल पे केबिन मांग रहे थे, क्योंकि सारे अध्यक्ष, सीएमओ, सारे अफसर नीचे बैठते हैं। ऊपर तो मतलब बहुत इंजीनियर वगैरह बैठते हैं, पीडब्ल्यूडी वगैरह के ऑफिस है, लेकिन ज्यादा काम नीचे होता है। तो तल मंजिल पे केबिन देने के बजाय वही ऊपर ही आपको केबिन दे दिया। ऊपर नीचे जो थे अध्यक्ष का केबिन छोड़ दो, बाकी सब छोटे छोटे, उसके अंदर अगर आप 25 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, वो अपना कार्य कर रहा है। अच्छा, बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो पेंशन के लिए आएगा तो नीचे आएगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने आएगा तो नीचे बनाएगा। मुझे ये सुविधा लगी कि मैं भी कुछ जवान हूँ और मैं भी ऊपर बैठा हूँ, तो ऊपर लोग आएंगे और वो बड़ा अच्छा केबिन है और उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं, मैं भी, हम लोग भी बैठ रहे हैं और पार्टी का और संगठन का और परिषद का काम बहुत अच्छा चल रहा है। नगरीय निकाय में उपाध्यक्ष को पावर कम है, फाइनेंशियल पावर भी नहीं है। योजनाओं की समीक्षा जरूर कर सकते हो, जन हितैषी मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हमेशा देखा गया है कि नगर पालिका, नगर निकायों में अध्यक्ष ही सर्वोपरि माना जाता है, उपाध्यक्ष को केवल नाम मात्र रहने दिया जाता है। क्या नाम मात्र उपाध्यक्ष रहेंगे कि कार्य से दिखाएंगे कि हम उपाध्यक्ष हैं? देखिए, कहना गलत है, बराबर की भूमिका हुआ करती है। इसके पहले रघुराज सिंह जी थे तो उन्होंने भी बराबरी के हिसाब से बिरलाल किलोरिया जी को चार्ज दिया था, एक बार गुरमीत सिंह भदवा को भी चार्ज मिला। तो ये एक व्यवस्था है और फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलकर के सारे पार्षदों के साथ काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें कोई वो है। अब आज अगर उपाध्यक्ष की भी वही अधिकारी सुनता है जो अध्यक्ष से सुनता है, और फिर अनुभवों का लाभ तो कहीं ना कहीं मिलेगा। जिस तरह से संगठन में आप समर्पित रहे, उसके बाद राजनीति में 40 साल पहले आपको आना था, आप 40 साल बाद आए, और आने के बाद भी अब भी जो हालत बन रहे हैं, मुझे आपको कहीं लगता है कि अपनी जगह संतुष्ट है? देखिए, राजनीति तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, मगर सत्ता और जनप्रतिनिधि की बात आप कह सकते हैं, मगर उसमें भी मैं नहीं आया हूँ। मैंने आपसे कहा कि मेहनत कर जब अपना हक मांगेगा तो खेत नहीं, खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेगा। तो मैंने अभी तक अपना हक मांगा नहीं है, और मैं आज भी कहता हूँ कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। तो मेरा अधिकार तो आज भी बाकी है। ये तो परिवार का समर्पण है। ये माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक पद की अपनी दावेदारी रहेगी उस अधिकार और उस हक के साथ। अब देखिए, पार्टी जो तय करे। मैं तो जीवन भर 3 बार मध्य प्रदेश का कोषाध्यक्ष रहा, इंदौर उज्जैन संभाग का प्रभारी रहा। सन 1982 में मैं मंदसौर जिले का, विभाजित जिले का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। तो संगठन ने जहाँ जहाँ भी भेजा है, जहाँ जहाँ भी काम दिया है, अभी मेरे को सेलाना दे दिया कि आप वहाँ भी थोड़ी व्यवस्था देख लें। तो ये तो एक व्यवस्था है। आज पार्टी ने कह दिया कि आपको यहाँ चढ़ना है, तो हम तो फकीर हैं, झोला डालेंगे और निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे करण सिंह जी परमाल साहब, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, पार्टी के लिए समर्पित रहे, करीब 40-50 साल से भाजपा और जनसंघ में काम कर रहे हैं, और इतने लंबा समय अंतराल के बाद अब कहीं जाकर आपके घर से भाभी जी को नगर पालिका उपाध्यक्ष पद मिला है। लेकिन जहां करण सिंह परमाल का नाम आता है तो वहां भाजपा ने या जनसंघ ने वो नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं संगठन और पार्टी उन्हें वह स्थान देगी जिसके वे हकदार हैं। सीटीवी के लिए कैमरामैन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोम।